हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज के इस एपिसोड में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आखिर कैसे कॉलोनियल रूल के अंडर भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें काफी बड़ा परिवर्तन आया। आज मैं ब्रिटिशर्स के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के भारत से जाने तक की पूरी कहानी जो है वो डिस्कस करूंगी। हम एक बहुत ही आसान तरीके से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पूरी इंडियन इकोनॉमी की हालत जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर होली ऑफर है आप सभी के लिए, जिसमें आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है। अलॉन्ग विद दैट सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही आपको यहाँ पर 60% ऑफ भी मिल रहा है। तो आप यहाँ रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702 इस ऑफर के अंडर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, सब्सक्राइब करने का एक बहुत अच्छा समय है बल्कि सब्सक्रिप्शन लेने का और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। ये ऑफर 13 मार्च तक ही वैलिड है, उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। इसी के साथ साथ अनअकैडमी पर 2025 के प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर विजय बैच शुरू हो रहा है। विजय 2025 रिवीजन बैच, ये 1 मंथ का राइगरस रिवीजन बैच होगा, जिसमें आप अनअकैडमी प्लस के एडुकेटर्स के साथ, मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी इस बैच का हिस्सा हूँ, सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही फास्ट पेस में रिवाइज कर पाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ और भी एडुकेटर्स शामिल हैं। आप अनअकैडमी प्लस के इस विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 3999 में। यहाँ पर एक बार फिर से रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं ARTI1702। विजय बैच है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं होगी, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बहुत ही फास्ट पेस में सारे के सारे जो प्रीलिम्स के आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करवाया जाएगा। तो विजय बैच को ज्वाइन करें आज ही, क्योंकि ये बैच 17 मार्च से लाइव हो रहा है। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कहानी के फॉर्मेट में, कहानी के तरीके से इस पूरे के पूरे टॉपिक को स्टडी करना है कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कॉलोनियल रूल का असर पड़ा। अब देखो, अगर मैं स्लाइड्स दिखाऊं तो स्लाइड्स पे ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये स्लाइड्स आपको इस सेशन के एंड में मिल भी जाएगी एक बार रीड करने के लिए, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस पर जरूर फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे भारत के इतिहास की बात करूं, इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं, मुगल्स के समय में भारत के इतिहास की बात करूं, तो भारत जो है वो एक प्रकार से बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी रहा। इकोनॉमी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आप एग्रीकल्चर भी देखते हो, खेती बाड़ी भी देखते हो, इसी के साथ साथ आप व्यापार भी देखते हो, ट्रेड भी देखते हो। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो प्राइम एक्सपोर्टर के रूप में आपको नजर आएगा। हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट किया करते थे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो ग्लोबली काफी ज्यादा पॉपुलर थे और भारत एक्सपोर्ट भी किया करता था उसे, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल जो बंगाल, गुजरात, मुसलीपट्टनम जैसी जगहों से ट्रेड किए जा रहे थे। सिल्क फैब्रिक आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? इसी के साथ साथ वुलन शॉल है, कारपेट है, ऐसी चीजें भी आप यहाँ देखेंगे। इंटरेस्टिंगली भारत को जब हम देखते हैं तो भारत को सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कहा गया है। इवन फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि एक ट्रैवलर थे, एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे मुगल्स के टाइम पर, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया भर के जितने भी प्रकार के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं वो सारे आपको भारत में मिल जाएंगे। यानी कि भारत हर दूसरे देश के साथ, हर दूसरे एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था। आपको फ्लरिशिंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हमारी कहानी जो है उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो रही है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आखिर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरह से इमेजिन कीजिए कि ये रूरल एरिया है और ये शहर है, अर्बन एरिया है, ऐसा मान लीजिए आप। अब रूरल एरिया जो है वहां पर दो भाई रहते हैं, ठीक है? ऐसा मान लीजिए आप, एक हमारा सोहन है और दूसरा मोहन है।
अब क्या है, अर्बन सेंटर्स जो है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बहुत सारे व्यापारी आते हैं सामान खरीदने के लिए। सूरत जैसे शहर हैं, ठीक है, अहमदाबाद है, मुस्लिपट्टनम है, ये ऐसी जगह थी, बॉम्बे है, मद्रास है, ये ऐसी जगह थी जहां पर यूरोपियन ट्रेडर्स ट्रेड करने आ रहे थे। वो इंडिया से फिनिश गुड्स यानी कि तैयार माल खरीदने आ रहे थे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल खरीदने आ रहे थे। तो काफी सारा काम शहरों में है, ठीक है, पोर्ट सिटीज जो है वहां पर बहुत सारा काम है। तो सोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर इन शहरों में जाऊं और काम करूं, क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो हैं वो आपको भारत आते हुए देखने को मिलेंगे, व्यापार करते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो कि रूरल एरिया से बहुत सारे लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। एक प्रकार का माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, शहरीकरण, शहर जो है वो पनप रहे हैं, शहरों में काम है, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ काम है, स्पिनिंग वीविंग जैसी चीजें की जा रही है और वो सामान बिक रहा है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। अब सोहन का भाई मोहन जो है वो गांव में ही रहता है। वो यहाँ पर क्या करता है, वो गांव में ही खेती करता है, ठीक है। तो दोनों भाई मिलके ना बढ़िया काम चला रखा है। यहाँ पर एक जो है वो गांव में रहता है। अगर मैं गांव की बात करूं, विलेज जो है उसकी बात करूं, तो विलेज जो है वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो गांव थे वो अपना खुद का फूड जो है वो प्रोड्यूस करते थे और उसको यूटिलाइज भी करते थे और शहरों में भी बेचते थे, ऐसा भी आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। इवन गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो खेती के साथ साथ अपने खाली समय में कुछ हैंडीक्राफ्ट का भी काम करते थे और मंथली या वीकली उस सामान को शहरों में बेचकर आते थे। इस तरीके से वो डबल मुनाफा कमाते थे। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये एक जमींदार है और इस जमींदार के पास बहुत बड़ी जमीन है जिसके ऊपर वो खुद खेती नहीं करता, वो लैंडलेस फार्मर्स को टेनेंट्स के रूप में यहाँ पर जमीन देता है। तो ये जमींदार है, इसके अंडर ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा मान लीजिए, और हमारा जो मोहन है वो एक लैंडलेस फार्मर है। उसने इस जमींदार के अंडर ये जमीन का टुकड़ा लिया है एज अ टेनेंट। वो इसके ऊपर खेती करता है और क्योंकि वो खेती करता है तो वो इस जमींदार को कुछ ना कुछ रेंट देता है, कुछ ना कुछ लगान देता है इस जमीन के टुकड़े का, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका भाई भाई जो है सोहन वो शहर गया हुआ है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम है, बहुत सारे यूरोपियंस वहां से सामान खरीदने आते हैं, सस्ते में सामान खरीदते हैं और अपने देशों में ले जाके उस सामान को बहुत महंगे दाम पर बेचते हैं और इस प्रकार से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सोहन मान लीजिए खेती करता है और खेती करता है वो गेहूं चावल इस तरह के स्टेपल फूड की। जो वो प्रोडक्शन करता है गेहूं चावल, उसमें से कुछ बोरी अनाज जो है वो अपने घर के लिए रख लेता है, अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए, बाकी का बाजार में बेच देता है, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए उसको प्रॉफिट होता है 100 रुपीज का। अब 100 रुपीज में से उसको यहाँ पर 20 रुपए जमींदार को भी देने हैं, तो 20 रुपए जमींदार को देने हैं। अब मोहन जो है वो शाम को बैठता है अपने परिवार वालों के साथ तो थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट का काम भी करता है वो, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देखोगे, मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट का जो काम है उससे उसको 80 रुपीज और थोड़ा मुनाफा हो जाता है। तो ओवरऑल तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 160 रुपए वो कमा रहा है, ठीक है। फिर उसका जो भाई मोहन है, सॉरी सोहन है, जो शहर गया हुआ है, वो भी यहाँ पर 100 रुपए कमा लेता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 रुपए अगर वो भी कमा लेता है तो 260 रुपीज के आसपास यहाँ पर पूरे परिवार की कमाई हो जाती है, बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। विलेज कम्युनिटीज जो है वो इसी तरीके से काम करती थी। विलेज आर्टिसंस जो गांव में ही रहने वाले आर्टिसंस होते थे, वो यहाँ पर गांव में ही जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपनी सर्विस देते थे और उसके बदले में उनको अनाज मिल जाया करता था। तो बड़ी अच्छी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी जो है वो चला करती थी। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं तो यहाँ पे पंचायत वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। ये जो राजा होते थे, एक्सटर्नल रूलर्स, ये ज्यादा गांव के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करते थे, तभी करते थे जब उनको किसी प्रकार का टैक्स वगैरह लेना होता था तो, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है गांव में।
और आप देख सकते हो कि गाँव से बहुत से लोग जो हैं वो शहरों की तरफ भी गए हुए हैं। तो थिंग्स आर वेल, बढ़िया चल रहा है सारी चीज़ें। ये मुगल्स के टाइम की बात है, ये उस समय की बात है जब यूरोपियंस की धीरे-धीरे करके भारत में एंट्री हो रही है, ठीक है? आप यहाँ पे पोर्तुगीज़ को भारत आते हुए देख रहे हैं। आप यहाँ पर डच जो हैं उन्हें भारत आते हुए देख रहे हैं। ब्रिटिश जो हैं उन्हें भी भारत आते हुए देख रहे हैं 17th सेंचुरी के अर्ली फेज़ में। तो लगभग अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर पाएंगे कि लगभग 1600 से 1700 के बीच का जो दौर है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाऊं, 1600 से 1700 के बीच का जो दौर रहा, उसमें यूरोपियंस आपको एज पिटी ट्रेडर्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप उन्हें सिर्फ ट्रेडर्स के रूप में देख ही रहे हैं। वो भारत आ रहे हैं, भारत के बड़े राजाओं से परमिशन ले रहे हैं, फरमान जारी करवा रहे हैं और जगह जगह पर ट्रेडिंग राइट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने व्यापार को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आपको वो एज ए ट्रेडर्स ही नजर आएंगे। इस समय में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। विलेज इकोनॉमी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। इकोनॉमिक स्थिति जो है वो काफी बेहतर आपको नजर आएगी। किसान जो है वो भी अच्छा खासा कमा रहा है। लोकल रूलर्स जो हैं वो भी इन ट्रेडर्स को एनकरेज करने के लिए, यहाँ पर ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में ट्रेडिंग पोस्ट लगा के ये ट्रेडर्स व्यापार कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमें अर्ली फेज में स्टार्टिंग के जो 100 ईयर्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। बल्कि 100 ईयर्स क्या, स्टार्टिंग के लगभग 150 ईयर्स जो हैं वो कुछ ऐसे ही रहे। 1750 तक का जो दौर है वो हम मान सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार का रहा। लेकिन परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो किस प्रकार के चेंजेस थे, क्या परिवर्तन हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इकोनॉमिकली भारत को एक्सप्लॉइट किया, तो इसमें हम 3 फेजेस पढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 1757 से लेट 18 सेंचुरी तक का फेज देखने को मिलेगा। फिर मतलब लगभग आप ये मान सकते हो कि ये 1757 से 1800, उसके बाद 19 सेंचुरी मतलब कि 1800 से 1900 के बीच के फेज को हम देखेंगे। और फिर हम यहाँ पे 1900 से 1947 तक का जो पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे। इन तीनों फेजेस में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। तो जो फर्स्ट फेज है वो मर्चेंट कैपिटल या मर्केंटलिज्म का फेज है। इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद सेकेंड फेज में आएंगे जो कि इंडस्ट्रियल कैपिटल का फेज है, और उसके बाद फाइनेंस कैपिटल के फेज को भी हम देखेंगे। ये समय के साथ जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको समझ आएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, अभी जो हमने डिस्कशन किया है वो 1600 से 1757 है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। इंडिया इज अ प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, इंडिया से तैयार माल जाता है। प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल ये ब्रिटिश जो है वो खरीदते हैं, कम दाम पर खरीदते हैं और अपने देश में ले जाके ज्यादा दाम पर बेचते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की स्थिति है फिलहाल। शहरों में भी काम है, गांव जो है उन्हें भी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में देखा जा सकता है। थिंग्स आर ओके। अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर कुछ परिवर्तन आता हुआ देखने को मिलेगा, चेंजेस आता हुआ देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, दो तरह की चीजें हैं जो 1757 से 1800 के बीच आपको होती हुई दिखेंगी। 1757 से 1800 के बीच में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। असल में अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में क्या आ रहा है, यूरोप में आ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप जो है वहां पर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता हुआ देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पर कैसे समझें? यहाँ पर इस तरीके से इसे समझिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कुछ इस प्रकार से समझिए कि यूरोप में मशीन्स डेवलप हो रही हैं, साइंटिफिक मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मशीनों के आने के वजह से मान लीजिए अगर कॉटन के कपड़े को वीव करने में एक व्यक्ति को
1 हफ्ता लग जाता था, तो यहाँ पर जो मशीनें हैं वो उसी काम को 2 दिन में कर देती हैं। तो यानी आप देख सकते हो कि लेबर जो है वो बच रहा है, काम जो है वो तेजी से हो रहा है। यानी आपको यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज फ्लरिश होती हुई नजर आएंगी। उन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप की ही डोमेस्टिक मार्केट्स में बिकना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके साथ compete कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए हम ब्रिटेन की मार्केट की बात कर लें, यहाँ पर इंडिया। अब इंडिया से क्या है, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में भी प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंडिया से जो, मान लीजिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन सामान लेकर जाती है, प्रोडक्ट्स लेकर जाती है, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और वो ब्रिटेन में मशीनों से बनने वाले प्रोडक्ट के साथ compete कर रहा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आप देख रहे हो, लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के ओनर्स को इससे फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना माल बेच नहीं पा रहे, अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको बेच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो ब्रिटेन मर्केंटलिज्म की पॉलिसी फॉलो करता है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो हमेशा इस तरह की पॉलिसीज लेकर आएगी जिससे मर्चेंट्स को फायदा हो, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री ओनर्स को फायदा हो। तो आप क्या देखोगे कि ब्रिटेन में 1720 में कैलिको एक्ट आया। अब कैलिको एक्ट जो 1720 में आया उसके वजह से इंडिया से प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल बैन कर दिया गया ब्रिटेन में। कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल यूज करता हुआ अपने हाथ में भी पकड़े हुए पाया गया तो उसके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटेन में जो लोकली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको आसानी से डोमेस्टिक मार्केट्स में बेचा जा सके। ये एक प्रकार का आप प्रोटेक्शनिज्म भी कह सकते हो जो कि ब्रिटेन की सरकार ने किया। धीरे धीरे करके आप क्या देखोगे, 1720 में ऐसा हुआ, लेकिन 1750s के दौर में आप क्या देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि पहले प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल बैन हुआ। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल की बजाय इंडिया से प्लेन कॉटन टेक्सटाइल लेकर जाएंगे और फिर ब्रिटेन वाले उसको प्रिंट करके बेच लेंगे। लेकिन फिर प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल के साथ साथ प्लेन कॉटन टेक्सटाइल भी बैन हो गया। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी? वो तो इंडिया से कप सामान खरीदते हैं कम दाम पे और ब्रिटेन में जाकर बेचते हैं इसी तरीके ज्यादा दाम पे, इसी तरह से वो प्रॉफिट कमाते थे। ये जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बीच का जो मार्जिन है वही उनका प्रॉफिट मार्जिन होता था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने लग गई, बल्कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रेशर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें उन्हें कहा जा रहा था कि वो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स को बेचने में सहायता करें। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर प्लेन कॉटन टेक्सटाइल भी बैन हो गया है तो शायद हमें अब इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना चाहिए। तो आप भारत से रॉ मटेरियल जाता हुआ देखोगे। जस्ट इमेजिन क्या हो रहा था, इंडिया से तैयार फिनिश गुड्स जाया करते थे, लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, अब आप इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता हुआ देख रहे हो और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसीज होंगी। फिनिश गुड से रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब आप खुद सोच कर देखिए, शहरों में पहले हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस के पास काम था, इसीलिए वो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हुए थे। शहरों में स्पिनिंग वीविंग जैसी चीजों पर यहाँ पे काफी काम था, लेकिन अब काम नहीं है। अब उनका तैयार माल कोई नहीं खरीद रहा, अब डिमांड है तो रॉ मटेरियल की। तो आप इन शहरों से इन आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को गांव की तरफ भागते हुए देखेंगे। सोहन जो 100 रुपए कमाता था, अब वो 100 रुपए वो नहीं कमा रहा है, यानी कि मोहन के 160 रुपीज ही अब उनकी अर्निंग है। अब सोहन गांव चला गया है, अपने घर चला गया है, पीस ऑफ लैंड तो उतना ही है, उसी पीस ऑफ लैंड पर अपने भाई के साथ वो खेती करता है। भारत में टेक्नोलॉजिकली एग्रीकल्चर की फील्ड में इस समय में कोई एडवांसमेंट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर खेती करने पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ने नहीं वाला है, बल्कि ये तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है जो यहाँ देख सकते हैं हम।
काम उतना ही है, जमीन उतनी ही है, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, पर अर्निंग बढ़ नहीं रही। तो 160, 260 से सीधा 160 रुपीज यहाँ पर फैमिली की आय हो गई है। तो ये एक मेजर बदलाव था जो कि हमें 1757 से 1800 के बीच में देखने को मिलता है। पॉलिटिकल में चेंज आया कैसे? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी का जो युद्ध है, जो कि यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा और हराया भी रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को। उसके बाद से ही आप यहाँ पर देखो बैटल ऑफ बक्सर हो, बैटल ऑफ बक्सर आप यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव बैटल्स थी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से धीरे धीरे करके अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, धीरे धीरे कंपनी ने पॉलिटिकली बंगाल से अपने आप को एक्सपैंड करना भी स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पर कंपनी जो है वो इंडियन रूलर्स के साथ वॉर में एंगेज हो रही है ताकि पॉलिटिकली उनको कंट्रोल कर सके, और अगर पॉलिटिकली कंट्रोल कर पाएगी तो इकोनॉमिकली भी कंट्रोल कर पाएगी। वो तो किंग मेकर्स बन गए बंगाल के। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के बाद यहाँ पे जो भी नवाब्स आए हैं, उन सभी नवाब्स की अगर हम बात करें तो वो पपेट नवाब्स हैं और वो ब्रिटिशर्स की सहायता से नवाब बने हैं। तो उन्हें ब्रिटिशर्स की बातें सुननी पड़ेंगी। अब ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि तुम बंगाल से जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हो वो रेवेन्यू तुम हमें दो, उसका कुछ पार्ट हमें दो, क्योंकि हम उस पैसे का इस्तेमाल गुड्स को, इंडिया से प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लगाएंगे और उसके बाद उस सामान को ब्रिटेन में ले जाके बेचेंगे। पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पॉकेट से पैसा लगाती थी सामान खरीदने के लिए भारत से, और फिर उसको यूरोप में ले जाके ज्यादा दाम पर बेचती थी। लेकिन अब तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो भी बंगाल के रूलर्स दे रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स परचेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो इंडिया के रूलर्स दे रहे हैं। तो यहाँ ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन भारत का नुकसान आप होता हुआ देखोगे। इंडियन रेवेन्यू में से एक्सपोर्ट्स को परचेज किया जा रहा है, और एक्सपोर्ट्स में भी क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की वजह से शहरों में जो आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देखने को मिलती है वो यहाँ पर डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है, काफी अच्छे से स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी और खराब हमें होती हुई दिखती है। अब हम 19th सेंचुरी में एंटर हो रहे हैं, मतलब अब हम 1800 से 1900 का जो दौर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, 1600 से 1700 के बीच का जो दौर था उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने समझा कि किस तरह का व्यापार हुआ करता था भारत में। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लगभग 1757 से 1800 के बीच की बात करते हैं तो एक मेजर शिफ्ट आता है। हम यहाँ पर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाले बन गए, जबकि हम तो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया करते थे। इवन यहाँ पर इंडिया का जो रेवेन्यू है, रूलर्स के ऊपर पॉलिटिकली कंट्रोल करके उस रेवेन्यू को यहाँ पर एक्सपोर्ट्स परचेज करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करने लग गई। उस रेवेन्यू का इस्तेमाल इंडियन रूलर्स इंडिया की इकोनॉमी को, अपने अपने स्पेसिफिक यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट्स को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर सकते थे, पर वो पैसा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर परचेज कर रही है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, वो बिना इन्वेस्टमेंट के ही उनको फायदा हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि अब शहरों में काम नहीं है, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट फिनिश गुड्स खरीदे नहीं जा रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नजर आएगी। ये एक प्रकार का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो हम भारत में होता हुआ देख रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई। इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट थी, जो जॉब थी, वो आपको यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आप 1813 के चार्टर एक्ट को अगर देखोगे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था
वो यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर देता है। सिर्फ 2 जगह पर मोनोपोली अभी भी बरकरार थी, चाय में और चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें। उसके अलावा हर जगह से एकाधिकार जो कंपनी का था वो समाप्त कर दिया गया। मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी गई। तो मोनोपोली खत्म करने से क्या होगा? अब दूसरे फैक्ट्री ओनर्स, दूसरे इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी भारत आएंगी अपना अपना माल लेकर। तो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अलोंग विद दैट आप यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स जो हैं उनको इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखोगे, उन्हें आप इंडियन मार्केट्स में बिकता हुआ देखोगे। सो इमेजिन कीजिए कि हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है वो दूसरे देशों में तो बिक पा ही नहीं रहा, वहां तो बिक ही नहीं रहा है क्योंकि वो वहां बैन हो चुका है। लेकिन थोड़े बहुत जो डोमेस्टिक मार्केट्स में अभी भी हमारी जगह बनी हुई थी जहां पर हम अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, उस इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी ब्रिटेन की मशीनों में बनने वाले प्रोडक्ट्स इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ compete कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मशीन वाले प्रोडक्ट्स चीप हैं, सस्ते हैं। तो न कि सिर्फ बाहर हैंडीक्राफ्ट गुड्स बिकने बंद हो गए, इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट्स में भी इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ब्रिटेन से सामान आ रहा है, वो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट्स में डंप किया जा रहा है, उसको चीप दाम पर बेचा जा रहा है। इस तरह से हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर डबल मार हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति भी हम देख रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। कहां हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे और कहां अब हम गुड्स के इंपोर्टर बन गए, वो भी जबरदस्ती। आप यहाँ पे चीप ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखोगे। इंडिया के वीवर्स जो हैं, स्पिनर्स जो हैं, उनका जो कामकाज था उसको खत्म करता हुआ आप देखोगे। तो ये स्थिति यहाँ हो रही है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होता हुआ हम देख सकते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देख सकते हैं, हम रिवर्स माइग्रेशन देख सकते हैं। सोहन का गांव वापस चले जाना रिवर्स माइग्रेशन है। एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है उसके ऊपर अब प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि शहरों में काम नहीं है तो लोग गांव की तरफ भागेंगे, और गांव की जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी उसको भी आप यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ देखेंगे। अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइनेशन की बात करें तो देखो और भी कई कारण थे अलोंग विद ऑल दिस। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं जो सस्ते हैं, और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया है, बट अलोंग विद दैट इसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि अब भारत में कोई बड़े राजा नहीं बचे हुए जो कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स को पैटर्नाइज कर सके। सो लैक ऑफ पैटर्नाइजेशन जो है वो भी हैंडीक्राफ्ट के डिक्लाइनेशन का एक कारण बन रहा है। ये स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं। ऊपर से आप खुद देखो, ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रेलवे लाइंस बिल्ड की, बल्कि मैं आपको बताती हूँ 1813 का जो एक्ट है ना, 1813 का जो एक्ट है उसमें एक प्रोविजन था जो कहता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको भारत में एडुकेशन सिस्टम पे 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। अब आप समझिए, अब इससे आप सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया में एडुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जा रहा है कि वो 1 लाख रुपए खर्च करे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, द थिंग इज यहाँ पर ये 1 लाख रुपए जो एडुकेशन सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे उससे किस प्रकार का एडुकेशन इंडिया में लाया जाएगा? इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एडुकेशन सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जानते हैं कि इंडिया के लोग कौन है, ये तो धोती कुर्ता पहनते हैं, ये तो साड़ियां पहनते हैं, इनके बीच में हम टोपी, कोट, पैंट, टाई कैसे बेचेंगे? जब तक हम इनके कल्चर में थोड़ा सा चेंज नहीं लाएंगे, इनके रहन सहन में थोड़ा चेंज नहीं लाएंगे, जब तक हम इनको वेस्टर्नाइज नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? तो ये 1 लाख रुपए खर्च करने की जो बात कही गई थी, इससे इंडिया में वेस्टर्न एडुकेशन सिस्टम लाके रूट से ही, बचपन से ही धीरे धीरे करके एक ऐसी पॉपुलेशन को बनाना था जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हो। अगर इंडियंस वेस्टर्नाइज होते हैं
तभी तो वो यहाँ पर वेस्टर्न गुड्स को खरीद पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। तो जो भी भारत में पॉलिसीज आ रही थी ना, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज की नीड क्या है। इवन इंडिया में रेलवे लाइंस का बिछाया जाना, आप कहोगे कि अच्छा है, एक तरह का कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो रहा है, दूर दराज के रिमोट एरियाज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। 1850s में रेलवे लाइंस की शुरुआत हुई, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये रेलवे लाइंस भी रिमोट एरियाज तक ब्रिटिश गुड्स को पहुंचाने के लिए और दूर दराज के इलाकों तक भी ब्रिटिश गुड्स को बेचने के लिए ही बनाई गई थी। तो कुछ ऐसी स्थिति हम देखते हैं। बंगाल पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान और गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे स्वदेशी को बहुत प्रमोट किया गया, खादी कपड़ा। बट स्टिल आप यहाँ पर देखोगे कि उसके बावजूद भी ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है हैंडीक्राफ्ट्स का, ये उतने बड़े लेवल पर उछाल नहीं मार पाया जो हम उम्मीद कर रहे थे। तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में डिक्लाइन हुई है। एक्ट्स के वजह से आप कह सकते हो, ब्रिटिशर्स की बदलती पॉलिसीज की वजह से आप कह सकते हैं, इंडियन रूलर्स के लैक ऑफ पैटर्नाइजेशन की वजह से आप कह सकते हैं। कहानी को जब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सिचुएशन को जब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो 19th सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर 1833 का जो एक्ट है, 1833 के ही एक्ट के साथ आप क्या देखोगे, इसी एक्ट के साथ आप कंप्लीट मैनर में चाय और चाइना के साथ जो व्यापार था उसमें जो मोनोपोली बची हुई थी उसे भी आप समाप्त होता हुआ देखोगे। ठीक है। और वहीं 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय ही खत्म कर देता है। मतलब इंग्लिश हम कह सकते हैं कंपनी रूल को खत्म कर देता है और क्राउन रूल को ले आता है। और क्राउन रूल के आने की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल इंडिया के ऊपर है वो डायरेक्ट हो जाता है और इंडिया से जो रिसोर्सेज, जो पैसा ड्रेन करने का जो प्रक्रिया चल रही थी अभी तक, वो और तेज हो जाती है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है, मतलब इकोनॉमिकली इंडिया की जो वेल्थ को ड्रेन किया गया है, बहाकर ब्रिटेन ले जाया गया है, उसके कई रूप थे और उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर है, वो है होम चार्जेस। देखो, सिंपल शब्दों में यहां पर आपको समझना होगा, ये एक ऐसा खर्चा है जो कि ब्रिटेन में किया जा रहा है, लेकिन ये खर्चा उठा कौन रहा है? इंडिया। ये इंडियन रेवेन्यू में से ये पैसा कट हो रहा है। ये एक्सपेंडिचर या खर्चा कहां पर हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। लेकिन इसका पैसा कहां से आता है? इस खर्चे के लिए, इस एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इंडियन रेवेन्यू में से आ रहा है। उसको हम होम चार्जेस कह रहे हैं। तो होम चार्जेस जो है ना, उसके आपको कई प्रकार देखने को मिलेंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि 1958 के एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे वो यहां पर इंडिया के बिहाफ पर इंग्लैंड में खर्चा कर रहे हैं, उसे हम होम चार्जेस कह रहे हैं। तो होम चार्जेस के अंडर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते थे, जैसे कि डिविडेंड। देखो, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे कहानी समझाती हूँ। जब 1833 में 1833 के चार्टर एक्ट के अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक कमर्शियल बॉडी बना दिया गया, और उस सॉरी माफ कर दीजिए, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया और उसको कहा गया कि आपको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरह से खत्म करना होगा, तब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो नाखुश हो गए। देवर लाइक, हम कंपनी से अपना पैसा पुल कर लेंगे, हम क्यों यहाँ पर कंपनी के शेयर्स होल्ड करेंगे अगर कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर ही नहीं रही? क्योंकि हमने कंपनी के शेयर्स इसलिए खरीदे थे, आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, बेसिकली आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी उस पैसे को किसी चीज में लगाएगी, कुछ काम करेगी, ठीक है, उससे वो कुछ प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो आपको रिटर्न में आता है, बिकॉज यू आर अ शेयर होल्डर।
तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी शेयर होल्डर्स थे। देवर लाइक ये कंपनी ट्रेड करती है, उससे प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट से जो शेयर हमें मिलता है वही तो हमारा प्रॉफिट है ना। अब कमर्शियल एक्टिविटीज अगर इसकी बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हमें कंपनी नहीं चाहिए, हम तो अपने शेयर्स बेच देंगे, हम यहाँ पर पुल कर लेंगे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट। उस समय में 1833 के एक्ट में ही ये कहा गया था कि शेयर होल्डर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स जो है उनको इंडियन रेवेन्यू में से यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा 10.5% का। तो ये वन ऑफ दी होम चार्जेस है। बताओ, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इंडियन रेवेन्यू में से जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर पाएंगे। होम चार्जेस में और क्या आता है? पब्लिक डेट, मतलब कि देखो, ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो भारत में युद्ध लड़ रहे हैं, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, है ना। वो यहाँ पर नेटिव रूलर्स को डिस्प्लेस करने के लिए, हटाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अब ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा उधारी में लिया होगा बैंक्स वगैरह से, ठीक है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से। अब जो पैसा उन्होंने लोन में उधारी में लिया है, उसका इंटरेस्ट तो उनको चुकाना होगा ना। अब ये इंटरेस्ट भी कहाँ से जाता है? ये भी इंडिया में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना, वहां से जा रहा है। तो पब्लिक डेट जो है, उस पर जो इंटरेस्ट है, वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से जा रहा है। रेलवे, इरिगेशन, जो भी ब्रिटेन को बेनिफिट करने के लिए था, उसका खर्चा भी इंडियन रेवेन्यू में से ही निकाला जा रहा है। ये सब किस में आता है? होम चार्जेस में आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, जैसे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन, वो ऑफिस में है तो उनकी सैलरीज, ये भी इंडियन रेवेन्यू में से ही कट हो रही है। इवन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो लंदन में बैठता है और उसकी 15 मेंबर्स की काउंसिल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर की जो काउंसिल है, उसको इंडिया ऑफिस कहते हैं। इनकी सैलरी पेंशन जो है वो भी इंडियन रेवेन्यू में से ही जाती है, वो खर्चा भी इंडियन रेवेन्यू में से ही जा रहा है। तो इसको भी यहाँ पर होम चार्जेस में ही हम काउंट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है, वो मान लीजिए मिलिट्री से जुड़ा हुआ, ठीक है, मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ भी सामान अगर खरीद रही है, तो वो भी इंडियन रेवेन्यू में से ही कट हो रहा है। ये सब होम चार्जेस का पार्ट है। ये सारा इंडियन रेवेन्यू में से जा रहा है। इंडिया से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इंडिया के जो स्टेट्स थे, उन स्टेट्स के जो रूलर्स थे, वो रूलर्स जो अपने आप को सरेंडर कर चुके थे ब्रिटिशर्स के सामने, और वो एरियाज जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, उन एरिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो सारा इंडियन रेवेन्यू के अंडर आता है, इंडियाज रेवेन्यू के अंडर आता है। तो वो पैसा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो पैसा इन जगहों पे यूज हो रहा है। ये सब होम चार्जेस में आता है, और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है, होम चार्जेस। देर आर अदर एरियाज ऑल्सो, जहां पर इंडिया में से जो इंडिया का जो रेवेन्यू है वो खर्च हो रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जो आर्मी मेंटेन की हुई थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडियन रेवेन्यू का 52% सिर्फ उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्च होता था। आप देखो, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो रहे, उन्होंने कहा कि ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा कम कीजिए, बल्कि ये यहाँ पर पैसा कट करके उस पैसे को आप एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ऐसी चीजों में लगाइए ताकि किसानों की हेल्प हो। बट दिस डिडंट हैपन। ऐसे ही आप यहाँ पर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स देखोगे, इंडियन रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर क्या की जा रही हैं, आप देखो। इंडिया की रिसोर्सेज, इंडिया का जो पैसा है, वो अपने देश में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, सेटअप करने के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसा आप यहाँ देखेंगे, इस तरह की स्थिति जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बल्कि इंडिया में ना बैंक्स थे। अगर मैं बैंक्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बैंकिंग की बात करूं, इंश्योरेंस की बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, लेकिन उसका ज्यादातर जो पैसा है
वो यहाँ पर फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे, ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। तो अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुझे लोन चाहिए उस बैंक से कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो वहाँ पर क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मुझे वो पैसा लोन में नहीं देंगे, ठीक है, इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर मी उस पैसे को लोन में लेना। तो ऐसी सिचुएशन भी आप यहाँ आती हुई देखोगे। ये सब कुछ 19th सेंचुरी के दौर में हो रहा था। अब हम हमारी कहानी पर वापस आते हैं, जहां सोहन गांव वापस आ रहा है। फिर से थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ आपको कहानी, ताकि हम बेटर तरह से इसको समझ सकें। देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि एक जमींदार है। इस जमींदार के पास ये बहुत बड़ी जमीन है, इसी वजह तो जमींदार कहलाता है, बिग लैंड लॉर्ड। उसने अपनी जमीन के छोटे छोटे पीसेस करके लैंडलेस फार्मर्स को दे रखे हैं, एंड मोहन इज वन ऑफ देम। मोहन यहाँ पर इस जमीन के ऊपर खेती करता है और उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, जिसमें से वो यहाँ पे 20 रुपीज का जो लगान है वो जमींदार को देता है, रेंट देना पड़ेगा ना। वो भी थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ हैंडीक्राफ्ट का काम कर लिया करता था, तो उससे 80 रुपीज उसको मुनाफा होता था। प्लस सोहन जो है वो भी यहाँ पर 100 रुपीज कमाता था। तो एक प्रकार से आप यहाँ क्या देख सकते हो, 260 रुपीज का इनका एनुअल, मतलब मान लीजिए मंथली इनका इनकम था। अब ये सोहन वाली जो इनकम है ये गायब हो गई है, क्योंकि अब शहरों में काम नहीं है। इवन ये 80 रुपीज भी गायब हो गए ना, ये भी हैंडीक्राफ्ट के ऊपर चलता था सारा काम, वो भी चला गया। तो अब 100 रुपीज आए हैं एंड 20 रुपीज जो है वो यहाँ पर जमींदार को देने हैं। तो अब 260 से इमेजिन कीजिए, यहाँ पर सिर्फ 80 रुपए जो है वो यहाँ पर मंथली बचता है मोहन के पास। आपको नहीं लगता कि ये जो जमींदार है ये भी अब अपनी मनमानी करेगा? ये जब इतने सारे लोगों को शहरों से गांव आते हुए देखेगा, जिन्हें जमीनें चाहिए खेती करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉ मटेरियल की मांग कर रही है, तो ये जमींदार भी मोहन को बोलेगा कि मैं रेंट बढ़ा रहा हूं, अब से मुझे 50 रुपए रेंट चाहिए, क्योंकि देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो मुझे 50 रुपए रेंट देने को रेडी है इस सेम जमीन के लिए। तो सोचकर देखो, अगर यहाँ पर मोहन को 50 रुपीज रेंट देना पड़ जाए तो अब उसके पास सिर्फ 50 ही रुपए बचेंगे मंथली। पहले 260 होता था, अब 50 रुपीज। सिचुएशन देखिए आप। तो ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति थी, ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आप यहाँ पर होता हुआ देख रहे हो, इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे आर्टिसंस और वर्कर्स जो हैं वो शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं। बहुत से यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। आप रिवर्स माइग्रेशन देखोगे, खेती जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जब डिस्ट्रॉय हुआ, तब ये भी एक सिचुएशन है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मोहन जो है उसकी आय आप देखो, उसकी जो अर्निंग है वो कितनी ज्यादा कम हो गई है, कितनी कम हो गई है वो 260 से सीधा 50 रुपीज हम देख सकते हैं। ऊपर से उसका जो भाई है वो यहाँ पर खेती में उसका हाथ बढ़ाता है, बट उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी कंडीशन कुछ इस प्रकार से बदल रही है, चीजें बदल रही है, इंडिया की इकोनॉमी जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इफ यू रिमेंबर 1813 का जो एक्ट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर रहा है, ठीक है। चाय और चाइना में फिर भी बरकरार रहेगी, लेकिन वो भी 1833 के एक्ट में समाप्त हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग अदर देन दिस कंपनी और भी बहुत सारे लोग भारत आएंगे और बहुत सारे प्लांटर्स भी भारत आएंगे। तो आपको यहाँ पर प्लांटेशन इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती हुई दिखेगी। प्लांटेशन इकोनॉमी, बहुत सारे प्लांटर्स इंडिया में प्लांटेशंस लगाना चाहते हैं, यहाँ पर टी, कॉफी, इंडिगो, जूट जैसी प्लांटेशंस लगाना चाहते हैं। इवन असम वेस्टलैंड रूल आया इस दौरान, जो कहता है कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं वो लगभग 3000 एकड़ की टैक्स फ्री लैंड जो है वो प्लांटेशन लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे नुकसान है बहुत ज्यादा। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
पहली बात तो इस तरह के प्लांटेशंस जो हैं वो फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं, जंगलों को काट के प्लांटेशंस लगाए जा रहे हैं। तो जंगलों में रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ पर जाएंगे, जो जंगलों पर निर्भर थे, जंगलों से लकड़ी फूल पत्ते इकट्ठा करके गांव 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 या बाजारों में बेचकर कुछ कमाते थे, उनका काम चला गया। ठीक है, प्लांटेशंस में यहाँ पर उनको लेबरर्स के रूप में ट्रीट किया जा रहा है और वो उतनी अर्न भी नहीं कर रहे हैं जितना वो पहले कर रहे थे, जिस तरह से फॉरेस्ट में वो फ्रीली मूव कर रहे थे। तो उनकी जो हालत है वो ख़राब है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर इस शिफ्ट से परेशान हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं मोहन वाली कहानी पर वापस आऊँ, तो अब मैं आपको एक सिचुएशन समझाती हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सोहन की आय है 50 रुपीज़ अब, और वो यहाँ पर तरीके ढूंढ रहा है जिसकी मदद से उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ सके। नाउ इमेजिन कीजिए कि ये एक ब्रिटिश प्लांटर है। ये क्या कर सकता था, ये इंडिया में आके ज़मीन को लीज पर लेके, रेंट पर लेके उस पर प्लांटेशन लगा सकता था, लेकिन बहुत मेहनत है ना, लेबरर्स को अपॉइंट करो, उनको सैलरी दो एंड फला ये सारी चीज़ें। तो बेटर क्या है, बेटर है कि किसी फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए इन प्लांटेशंस को लगाने का। अब ये प्लांटर जो है वो यहाँ पर मोहन के पास आता है और मोहन को कहता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, तुम इस ज़मीन के कुछ पार्ट के ऊपर इंडिगो की खेती कर लो, मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें लोन भी देता हूँ थोड़ा सा, जिसकी मदद से तुम अच्छे बीज खरीदो, इंडिगो की खेती करो, और ये जो इंडिगो की खेती है, ये जो फसल है, ये तुम मुझे XYZ दाम पर बेच देना, तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। तो मोहन को कोई साधन नजर नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा अर्न करने का, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, वो लोन भी ले लेगा। लेकिन ये प्लांटर बहुत चालाक है ना, ये कुछ महीनों के बाद बोलेगा कि अरे इंडिगो की डिमांड तो है वो काफ़ी गिर गई है, तो पहले जो हमने प्राइस तय किया था उससे कम दाम पर ही मैं तुमसे ये प्लांट क्रॉप खरीदूंगा। तो मान लीजिए पहले उसने तय किया था कि वो 100 रुपीज़ में क्रॉप खरीद लेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, मैं तो 70 रुपीज़ में ही क्रॉप्स खरीदूंगा, वापस खरीदूंगा। एंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो तुम, तो तुम्हें मुझे ही ये क्रॉप्स बेचने पड़ेंगे, ये फसल बेचनी पड़ेगी। और याद रखो लोन भी दिया था मैंने, अब देखो 70 रुपीज़ जो तुमने कमाए हैं इसमें, इससे मेरा पीछे का लोन तुम चुका नहीं पाओगे। तो ऐसा करो, तुम एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो और मैं तुम्हें नया लोन देता हूँ, इस बार अपनी ज़मीन के ज़्यादा बड़े हिस्से पर इंडिगो की खेती करना। अब इमेजिन करो आप, एक तो पिछले लोन की वजह से नया लोन, नया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक प्रकार के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। मोहन जो है वो एक तरीके के डेट डेट ट्रैप में यहाँ पर फंसते जा रहा है। जस्ट इमेजिन दिस। ओके, वो इस स्थिति में यहाँ पर फंसता जा रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर देखो, पहले वो गेहूं चावल उगाता था, उसका कुछ हिस्सा वो अपनी फैमिली के खाने के लिए रख लेता था, बट इंडिगो क्या है, कैश क्रॉप है। आपको ये क्रॉप बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपके हाथ में पैसा आएगा, फिर आप बाजार जाएंगे, गेहूं चावल खरीदेंगे, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाएंगे। ऊपर से इंडिगो जो है वो खेती काफ़ी ख़राब होती है, मतलब उसके जो रूट्स होते हैं वो इतने डीप होते हैं कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस जाते हैं, वो मिट्टी को कुछ समय के लिए इनफर्टाइल बना देते हैं। उसके ऊपर तुरंत, इंडिगो की खेती के बाद तुरंत किसी फसल को उगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हर तरह से फंस गया है वो। ठीक है, डेट ट्रैप में फंस गया है वो। प्लांटर जो है वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी ज़मीन जो है वो इनफर्टाइल होती जा रही है, अर्निंग नहीं है, लोन के ऊपर लोन जो है उसको आप चढ़ता हुआ देखोगे। तो ऐसी सिचुएशन भारत के किसान की है। ठीक है, ऐसी स्थिति हमें यहाँ पर भारत के किसान की देखने को मिलती है। जब यहाँ पर इस प्रकार से कमर्शियल क्रॉप्स की खेती होगी और फूड क्रॉप्स की खेती कम होगी, तो अकाल की स्थिति भी आएगी। तो आपको फेमाइन लाइक सिचुएशन जो है वो भी इस दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ फेमाइन लाइक सिचुएशन, अकाल की स्थिति जो है वो भी देखने को मिलती है, जो किसान की सिचुएशन को, स्थिति को और ज़्यादा खराब कर रही है। तो प्लांटर्स का आना इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर देता है। कमर्शियल कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड वगैरह उगाए जा रहे हैं। प्लांटेशन इंडस्ट्री आ रही है, टी, कॉफी, रबर उगाए जा रहे हैं।
किसानों के ऊपर काफ़ी बुरी हालात है, वो डेट में फंसे हुए हैं। ऊपर से देखो इस तरह के कमर्शियल क्रॉप्स अगर वो उगाएंगे तो वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबली यहाँ पर इन कमर्शियल क्रॉप्स का क्या दाम चल रहा है, ठीक है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इन पीजेंट्स के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आप रबर का प्लांटेशन करते हो और रबर के दाम जो है वो ग्लोबली गिरते जा रहे हैं, तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि अब आप एक ऐसा क्रॉप उगा रहे हैं जो कमर्शियल क्रॉप है, जो यहाँ पर ग्लोबली खरीदा बेचा जाएगा। तो इसलिए वर्ल्ड मार्केट के ऊपर जो डिपेंडेंस है, तो वर्ल्ड मार्केट में तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं और फ्लक्चुएशन आएंगे तो वो किसानों के ऊपर असर भी डालेंगे, ठीक है, ऐसा आप देखोगे। कभी कभी बूम पीरियड होगा, कभी कभी प्राइस जो है वो आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। दिस इज द सिचुएशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसके कमर्शलाइजेशन की वजह से भारत जो है उसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं, है ना, ऐसी स्थिति आप यहाँ देखेंगे। मैं इस कहानी में कुछ और पार्ट्स या कुछ और पहलू जो है वो भी यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। देखिए मोहन की सिचुएशन तो आपको समझ आई गई है, ठीक है। मोहन को इमेजिन करो, पहले वो बढ़िया खेती करता था, उसका भाई भी हैंडीक्राफ्ट का काम करता था, वो भी थोड़ा बहुत करता था, 260 रुपीज़ कमाते थे वो दोनों मिलके। लेकिन उसके बाद चीज़ों में बदलाव आया, फिर उनकी आय सिर्फ 50 रुपये रह गई। उसको बढ़ाने के लिए वो प्लांटर्स जो आए थे यूरोप से, उनके बहकावे में आता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है, अर्निंग बढ़ती नहीं है। कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप वो उगा रहा है, वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस अप डाउन होते हैं उसके उन फ्लक्चुएशंस का भी असर उसके ऊपर होता है। एंड जस्ट इमेजिन, फूड क्रॉप जो है उसकी भी कमी आ रही है, फेमाइन लाइक सिचुएशन, खाने को भोजन नहीं है। उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर अनेकों लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या महलवाड़ी सेटलमेंट देखेंगे, जो कि मैंने पिछले एक सेशन में डिटेल में बताया था। तो वो आप यहाँ कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो आप? ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे, ये भी एक्सप्लॉयटेटिव सप्रेसिव नेचर के ही थे। कैसे? पहले ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट में ऐसे लोगों को टैक्स कलेक्शन के लिए रखा जो उसी एरिया के रहने वाले हों, जिन्हें उस एरिया के बारे में पता हो। जैसे मैं एक गांव की रहने वाली हूँ और मुझे यहाँ पर एज अ टैक्स कलेक्टर परमानेंट सेटलमेंट के अंडर रखा गया है। मुझे जहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है वो मेरा ही रीजन है, मेरा गांव, मेरे गांव के आसपास का गांव। तो अभी विलेज सोसाइटी जो होती है ना, उसमें आपसी भाईचारा होता है। मैं एक फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने गई, उसने कहा कि मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, तो मैं दे दूंगी, क्योंकि ये एक विलेज लेवल पे ब्रदरहुड वाली चीज होती है। लेकिन उससे ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं हो रहा था ना। ब्रिटिशर्स आर लाइक, हमें तो इवनली टाइम टू टाइम टैक्स चाहिए। तो उन्होंने मुझे हटा के किसी ऐसे व्यक्ति को मेरी जगह इसी रीजन में टैक्स कलेक्शन के लिए रख दिया, जिसे इस एरिया से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आएगा, अपना काम करेगा और जाएगा। मतलब शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लैंड ओनर्स। सो जस्ट इमेजिन कि मोहन यहाँ पर एक गांव में रहता है। पहले जो टैक्स कलेक्टर था वो इन्हीं के गांव का एक बड़ा जमींदार था परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, लेकिन उसको हटा के शहर में रहने वाले किसी लैंड ओनर को टैक्स कलेक्टर बना दिया है और इसे मोहन से टैक्स कलेक्ट करना है अंडर परमानेंट सेटलमेंट, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। लेकिन ये बहुत लेजी है और ये यहाँ पर जाता नहीं है। ये यहाँ पर सोचता है इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मैं किसी को अपॉइंट कर देता हूँ, वो मेरे बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करके आएगा। तो उसने एक मीडिएटर को अपॉइंट कर लिया, मीडिएटर ए। वो उसको बोला है कि तुम जाके मोहन से टैक्स कलेक्ट करके लाओ। लेकिन ये 10 रुपए थोड़ी कलेक्ट करेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज कलेक्ट करेगा, क्योंकि 2 रुपए इसे भी तो कमीशन चार्ज करना है, अपनी जेब में डालना है। ये भी सोचेगा मैं क्यों जाऊं, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, मैं भी किसी को चूज कर लेता हूँ। तो इसने एक और व्यक्ति को अपने बिहाफ पर मोहन के पास भेजने की सोची। अब ये व्यक्ति भी क्या सोचेगा, ये यहाँ पर 20 रुपीज कलेक्ट करेगा, ये 8 रुपए अपनी जेब में डालने की कोशिश करेगा, 12 रुपए इस ए को दे देगा, 12 में से 2 रुपए ये अपनी जेब में रख लेगा और बाकी का ये एक्चुअल टैक्स कलेक्टर जो है 10 रुपए उसको दे देगा।
तो एक्चुअल टैक्स 10 रुपए कलेक्ट करना था, लेकिन कलेक्ट कितना हो रहा है, 20 रुपए। इसको कहते हैं सब इनफ्यूडेशन सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब लैंडलॉर्ड जिसको टैक्स कलेक्ट करना था वो तो एब्सेंट है, और उसकी जगह कोई एब्सेंटी आया हुआ है, उसका कोई प्रॉक्सी आया हुआ है जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और वो कमीशन भी चार्ज कर रहा है। तो मोहन के ऊपर इस चीज का भी सोचो कितना स्ट्रेस होगा। वो डेट ट्रैप में फंसा है, हैंडीक्राफ्ट का काम नहीं है, आय कम है, जमींदार रेंट मांग रहा है, और ये लैंड ओनर जो शहर से आया है, उस खुद तो आया नहीं, किसी और एब्सेंटी प्रॉक्सी को भेज दिया जो कि एक्चुअल टैक्स जो पे करना था उसकी बजाय एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारे भारत की इकोनॉमी की है, ऐसी स्थिति हमारे भारत के एग्रीकल्चरलिस्ट जो खेतीहर थे उनकी थी, वो आप देखोगे। ठीक है, अब कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ और हिस्से जो हैं उन पर बात करते हैं। आपने इस कहानी के फ्लो को समझा होगा कि कैसे कैसे करके यहाँ पर परिवर्तन आया है। क्या ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की है? की तो है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे की है जो कि उनके प्रॉफिट के लिए हो। ठीक है, रेलवे, पोर्ट्स, इस तरह की ऐसी चीजों के ऊपर उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है, जिससे उनकी इकोनॉमी को, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो है उनको फायदा हो। ठीक है, इसी तरह से माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग वगैरह जो है उनमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई क्या क्या फायदा उन्हें मिल सकता है, रेलवे से क्या फायदा हो सकता है, दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वो अपना सामान बेच पाएंगे। ठीक है, बैंकिंग जो है, इंश्योरेंस जो है, उससे उनको यहाँ पर फायदा है, पोर्ट्स को डेवलप करने से वो इजीली यहाँ पर सामान को भारत में ला सकते हैं शिप्स के जरिए। ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज बेटर होंगी तो इस तरीके से इन्होंने, ऐसा नहीं है कि भारत में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बट रिमेंबर वन थिंग कि भारत में जो पैसा इनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि और फर्दर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो। मतलब दिस कैपिटल इनफ्लो वाज नॉट फॉर डेवलपमेंट, इट वाज फॉर मोर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि मतलब अगर मैं 1913 के एक डेटा की बात करूं तो आप क्या पाओगे, आप यहां पर देखोगे कि इंडिया में बैंक्स थे। ठीक है, इंडिया में फॉरेन बैंक्स थे, फॉरेनर्स के ने आके इंडिया में बैंक्स भी खोले, और लगभग टोटल पूरे इंडिया में जनता ने जो पैसे बैंक्स में डिपॉजिट किए हैं उसका 75% डिपॉजिट जो है वो फॉरेन बैंक्स में था। अब अगर मैं एक इंडियन हूँ और मैं यहाँ पर लोन लेने जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर इन फॉरेन बैंक से लोन लेना आसान होगा? और जो थोड़े बहुत इंडियन बैंक्स हैं वो तो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास तो डिपॉजिट्स भी नहीं आ रहे हैं इतने ज्यादा। तो इंडियन बैंक्स के पास इतने डिपॉजिट नहीं है, और 75% ऑफ मनी जो है डिपॉजिट्स का वो फॉरेन बैंक्स में है। फॉरेन बैंक्स में अगर आप जाते हो, आप कोई फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हो, फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, तो वो आपको लोन भी नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर प्रेफर करेंगे लोन देने में। तो ऐसी स्थिति हम इस दौरान देखते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वापस उठना भी चाह रहे थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। पहले तो अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं तो उन प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश गुड्स के साथ compete करना पड़ेगा। ऊपर से देखो, ये जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जैसे लिप्टन की बात मैं अगर करूं, लिप्टन भाई साहब जो हैं, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ये जो व्यक्ति है लिप्टन, ये आपको 1876 1876 से 1880 के बीच में आपको वो भारत के वाइसरॉय के रूप में दिखेगा। तो वो फ्री ट्रेड पॉलिसी लेकर आया, वन वे फ्री ट्रेड, वन वे वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। वन वे फ्री ट्रेड का मतलब हुआ कि ब्रिटिश गुड्स इंडिया में जब आएंगे तो उनको कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इंडियन गुड्स अगर ब्रिटेन जाएंगे तो वहां पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ और एक्साइज पॉलिसीज थी वो भी इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं करने दे रही है। ऊपर से हमारे पास क्रेडिट नहीं है, लोन नहीं है, बैंक्स जो हैं वो यूरोपियंस के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे हैं, और वो लोन देते समय
यूरोपियंस को ही प्रेफर करते हैं। रेलवेज जो बिछाई जा रही हैं वो भी ब्रिटिश ट्रेड को फेवर कर रही हैं। अब आप सोचो कि मैं इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, प्रोडक्ट बना लेता हूँ, इन ये जो रेलवेज बिछाई गई हैं इसकी सहायता से मैं भी ब्रिटिशर्स की तरह प्रोडक्ट्स दूर दराज तक बेचूंगा। नो, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रिटिश ट्रेड को फेवर करती है। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर पाएंगे, ऐसी सिचुएशन आप पाएंगे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को या इंडियन इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं था, उन्हें पूरी तरह से ब्रिटिश गुड्स के साथ यहाँ क्या करना पड़ता था, compete करना पड़ता था। तो इंडियन इंडस्ट्रीज, ये जो 20th सेंचुरी है आपका, अब हम 20th सेंचुरी में एंटर हो रहे हैं। हम यहाँ पे 1900 से 1947 के पीरियड को डिस्कस करेंगे, और इस दौरान आप देख रहे हो कि इंडियन इंडस्ट्रीज कोशिश तो कर रही हैं ग्रो होने की, बट देयर आर हर्डल्स। ठीक है, हालांकि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी स्टोर्स और इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट जरूर किया गया, बट इन सारे चैलेंजेस की वजह से वो चीजें बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट न मिलने के बावजूद भी, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि आप कह सकते हो कि 20th सेंचुरी के अर्ली फेज में फिर भी ग्रो हो रही हैं। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907, जमशेदपुर, ये मेजर स्टील प्लांट था, और ये यहाँ पर आयरन और स्टील जो है वो प्रोड्यूस करते थे, पहले आयरन उसके बाद स्टील। ये सक्सेसफुल हुई बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस भी करेंगे। कुछ प्लांटेशन इंडस्ट्रीज भी थी, इंडिगो, टी, कॉफी, रबर वाली, वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, बट नॉट दैट वेरी गुड। उन्हें अभी भी ये सारे के सारे चैलेंजेस फेस जरूर करने पड़ रहे थे। लेकिन फिर आया वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक, हम कह सकते हैं, बून साबित हुआ, एक एक अच्छी चीज साबित हुआ। कैसे? देखो, आप इस तरह से समझो कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है, फ्रांस युद्ध लड़ रहा है, हाँ, किसके साथ? जर्मनी के साथ, ऐसा आप देखोगे। तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में उतरे हुए थे, उन देशों की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में सिर्फ वेपन्स बन रहे थे। इवन वहां के लोग फूड प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे थे, फूड भी अमेरिका के द्वारा इन देशों को सप्लाई किया जा रहा था। तो इस दौरान ब्रिटेन में कुछ और प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, तो ब्रिटेन में कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया की मार्केट्स में नहीं आएंगे। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मौका मिल जाएगा अपना सामान बेचने का। तो फॉरेन इंपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो कम हो गए। ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गई, जो ब्रिटिशर्स ने नहीं दी, बट ये वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से मिल गई। ठीक है, ऊपर से वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उन्हें भी खुद वेपन बनाने के लिए स्टील, आयरन जैसी चीजों की जरूरत है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर वॉर के लिए इन्होंने भी, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज से सामान खरीद रही है। ठीक है, ऐसा आप देखोगे, इस तरह की चीजें हमें यहाँ दिख रही हैं। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को इसके वजह से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और इतने सारे वर्कर्स भी अवेलेबल थे, उनको भी अपनी इंडस्ट्रीज में, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर लगा लिया। ये इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, इसके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इस पीरियड का फायदा उठाते हुए अच्छा कमाते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पढ़े लिखे वर्ग से भी आते थे, तो वो नेशनलिज्म की जो भावना इस समय में जाग रही थी, जनता के बीच में जाग चुकी थी, उसमें भी ये अपना योगदान दे रहे हैं। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो पैसा इंडस्ट्रीज से कमाएंगे, उस पैसे को इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में आपको लगाते हुए दिखेंगे। जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स को समझ आया कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी काफ़ी नीड है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं फ्यूचर में भी, जब हमारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएं या फिर पूरी तरह से वेपन वगैरह जैसी चीज़ें बनाने में बिजी हो जाए, तो हमें कुछ और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो चलती रहें। तो वर्ल्ड वॉर 1 के ही दौरान यहाँ पर हार्डिन, जो कि उस समय का वाइसरॉय था, उसने कहा कि वॉर खत्म होने के बाद हम इंडस्ट्रीज को फुल सपोर्ट देंगे। इवन इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन भी आया, जो कि कह रहा था कि अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं, तो हम जरूर उसको देखेंगे।
ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति आप देखोगे। क्या हुआ ऐसा? तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ और 1918 से 1939 के बीच में कुछ हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए गए। जैसे एक टैरिफ बोर्ड बना 1923 में, जिसने यहाँ पर स्टील, टिन प्लेट, पेपर, मैच, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल, शुगर, सिल्क, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन से आप समझ रहे हैं कि बाहर से अगर स्टील आएगा तो उसके ऊपर हेवी टेरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा और इंडियन स्टील जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी तरह से 1932 तक इंपीरियल प्रेफरेंस सिस्टम चलता था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को फेवर किया जाता था, वो भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1936 में खत्म कर दिया गया। पर वर्ल्ड वॉर वन के जो कॉन्सिक्वेंसीज रही, ग्रेट डिप्रेशन जैसी, उससे हमारे भारत की स्थिति में थोड़ा और प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर वन वॉज रियली गुड इंडिया के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा साबित हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसीज हैं जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रहा। ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या? अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का ठप होना, ब्रिटेन और फ्रांस को लोन्स की ज़रूरत थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद खुद को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अमेरिका देने में कामयाब नहीं था। तो ब्रिटेन यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ की तरफ मुंह घुमाता है और उसमें इंडिया है, इंडिया जैसे और भी देश हैं जहाँ से वो वापस से पैसा खींचना शुरू करेगा एक बार फिर ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए, रिवाइव करने के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो ग्रेट डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसीज इंडिया ने भी फेस किए। हालांकि इंडिया वर्ल्ड वॉर वन में किसी तरह से, मतलब ऑब्वियसली वाया ब्रिटिशर्स तो जुड़ा हुआ था, लेकिन इंडिया एज सच इंटरेस्ट नहीं रखता था। आगे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान भी एक बार फिर से उसी प्रकार से कहानी में थोड़ा सा हम बेनिफिट देखते हैं। इंपोर्ट्स एक बार फिर से रुके, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स बेचने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती है। प्रॉफिट हम यहाँ पर कमाता हुआ देखते हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो पाया क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास लोकली सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं था, हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत थी। इस समय में मशीनें वगैरह इंपोर्ट नहीं हो सकती दूसरे देशों से, तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको प्रॉफिट ज़रूर हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई करने की सोचते हैं। यहाँ पर न्यू जॉइंट स्टॉक कंपनीज आने लग गई, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज आने लग गई, स्टॉक मार्केट, इस तरह के आइडियाज जो हैं वो यहाँ पर आपको भारत में डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो धीरे धीरे करके 1945 तक स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें नजर आते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ इवन आप ये भी पाओगे, आप इकोनॉमी में पढ़ोगे भी इसको, कि यहाँ पे बैंक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होने लग गई क्योंकि बिजनेसमैन अच्छा कमा रहे थे, वो बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करना चाहते थे, इंडियन बैंक्स में पर्टिकुलरली डिपॉजिट करना चाहते थे ताकि ये पैसा लोन में घूम पाए। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आता है जो कि इन बैंक्स को यहाँ पे रेगुलेट करता है। उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन होता हुआ देखते हैं। तो मतलब इस दिशा में इसीलिए फोकस बढ़ पाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। कमियां भी रही, लेकिन इन सारी के सारे हर्डल्स के बावजूद भी इंडियन इंडस्ट्रीज कुछ हद तक ग्रो कर पाई, अपने आप को सस्टेन कर पाई। बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन नहीं हो पाया, बट स्टिल वो अपने आप को बचा पाई। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड टू, जिसमें ब्रिटेन यहाँ पे पूरी तरह से अपनी वॉर्स जो है उसमें बिजी था, इस कारण से। तो ये थी पूरी इकोनॉमी की कहानी। आपने यहाँ पर मोहन और सोहन की कहानी की सहायता से समझा कि कैसे यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमी है उसमें परिवर्तन आया है समय के साथ साथ। और अगेन आप देखिए, अगर इंडियन इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड वॉर वन और टू में फायदा भी कमाया है तो इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश नीड्स, ब्रिटिशर्स को नीड थी उस समय में, उस वजह से।
तो इंडियन इकोनॉमी कैसी रही कॉलोनियल रूल के अंडर, ये हमने इस पूरे के पूरे सेशन में डिस्कस किया अच्छे से। इसमें हमने फेजेस देखे, 1600 से 1700 के फेज को देखा, मतलब 1757 कहूँगी मैं तो। फिर 1757 से 1800 18 सेंचुरी को देखा। फिर हमने 19 सेंचुरी के फेज को देखा, कितना परिवर्तन यहाँ आ रहा है। और फिर 19 सेंचुरी के बाद जो फर्स्ट हाफ है आपका 20th सेंचुरी का, उसमें थोड़ी से परिवर्तन चेंजेस आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, जब नेशनल बैंक्स जो हैं उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। इवन पीएनबी जो है, पंजाब नेशनल बैंक, उसी समय में आया। और यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ, वो हमने यहाँ पर समझा। तो यहाँ इन सारे फेजेस को हमने डिस्कस किया एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉलोनियल रूल के अंडर इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी, और कॉलोनियल रूल के अंडर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो कैसे इस बात पर निर्भर करती थी कि ब्रिटेन की या ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की नीड क्या है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से होली ऑफर, यहाँ पे 13 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। ARTI 1702 इस रेफरल कोड का यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और विजय 2025 रिविजन बैच को ज़रूर एनरोल करें। ये 1 मंथ का रिविजन बैच है, फास्ट पेस में सारी के सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट आपके इसमें रिवाइज होंगे। आप यहाँ भी 3999 में ये विजय बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI 1702। ये बैच 17 मार्च से लाइव हो रहा है, सो ज़रूर ज्वाइन करें। आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या आपको एक पिक्चर क्लियर हुई इंडियन इकोनॉमी की ब्रिटिश रूल के अंडर? ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले सेशन में।